हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम एटम के बारे में तो जानेंगे, पूरा चैप्टर एटम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, पर उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सीरीज में आएंगे सारे पार्ट्स, तो कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो, कोई भी सीक्वेंस आपका डिस्टर्ब ना हो। जैसे जैसे मैं डिलीवर कर रही हूँ लेक्चर्स, उसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन डाल लें, सब्सक्रिप्शन अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, और ताकि आपके पास फटाफट से जो भी वीडियोस में डालूं फटाफट से सबसे पहले आपके पास ही आए। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। चलिए तो शुरू करें, रेडी हैं आज की उड़ान भरने के लिए सभी लोग? चलिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए जानने के लिए कि एटम क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज, एक हम थोड़ा सा, क्योंकि साइंस क्लास है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे। और इसको जो है हम क्वेश्चंस की फॉर्म में क्यूरियोसिटी थोड़ा सा अपनी बढ़ाएंगे, थोड़ा क्वेश्चंस हल्के हल्के पूछेंगे इधर उधर, जहाँ पे हमको जरूरत है, जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है वहां ज्यादा पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हम एलिमेंट्स हमने देखे, हमने पहले वाले चैप्टर में हमने एलिमेंट्स देखे, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, करीबन 114 करके हैं और भी डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में सब में हम कह रहे हैं एटम्स ही हैं। तो एटम क्या ऐसा होता है एटम्स में कि वो डिफरेंट, जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे डिफरेंट बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, ये द रिच डाइवर्सिटी ऑफ chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure of atoms of these elements. राइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं और एटम्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स डिफरेंट बिहेवियर अपना एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज इंटरेस्टिंग बनाती है, जो एटम का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यही चीज केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बनाती है, वर्ल्ड को वर्ल्ड बनाती है। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होंगे, ये एटम नहीं होंगे, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में समझाया था कि अगर ये इस तरह के इंटरेक्शन नहीं होंगे, कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं करेगी, तो हम इतने सारे जो प्रोडक्ट्स देखते हैं अपने आसपास, इतनी सारी जो चीजें देखते हैं अपने आसपास, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। राइट, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी सेल्स हैं हमारे। ठीक है, एटम्स होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। जो हमारे एक्टिव सेल्स होते हैं उसके बारे में आप लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। राइट, तो केमिस्ट्री में अभी हम अपने आप को सीमित रखेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो आपको हिंट मिल गया यहाँ से। ठीक है, ये क्रक्स है, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर का क्रक्स है। ठीक है, अब हम जानेंगे धीरे धीरे कि कैसे एटम में क्या क्या डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे वो रिएक्शंस डिस्कवर हुए, साइंटिस्ट ने कितनी जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की ये हमें समझाने में कि स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, ये लिखा है यहाँ पे, एटोमियो मीन्स अनकटेबल, इनडिविजिबल। कुछ समय तक ऐसा था कि एटम को अनकटेबल, इंडिविजिबल माना जाता था, 400 बीसी तक, ये आगे भी पढ़ेंगे। 400 बीसी तक एटम को अनकटेबल, इंडिविजिबल माना जाता था। ऐसा सोचा जाता था कि एटम जो है वह जो है पूरा का पूरा एज इट इज है, उसके उसको हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते, उसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, वो अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट सबसे छोटी चीज है वो। ठीक है, इतना यहाँ पे लगाए आप फुल स्टॉप। अब देखें इस रेड कलर के जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूक्लियस लिखा है, इस पे जरा नजर मारें। वीडियो पॉज करें और इसको 1 सेकंड के लिए एक
10 सेकंड के लिए इसको देखें जरा, सिर्फ देखना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। देखा आप लोगों ने? चलिए अब आगे चलते हैं। फिक्र मत कीजिए, जहाँ पे जो भी चीज आपको समझाने वाली है वो जरूर समझाऊंगी मैं। कुछ भी चीज आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हाथ पे होंगे, आपके टिप्स पे होंगे, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, चाहे आप अपना बोर्ड का एग्जाम दें, ठीक है? यू आर गोइंग टू रॉक इन केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री में कमांड होना अब जरूरी हो गया है, जरूर होगा, ठीक है? क्योंकि मैं सिंपल तरीके से हिंदी में समझा रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करेंगे तो आप जरूर केमिस्ट्री में अपना कमांड हासिल कर पाएंगे। रेगुलर मेहनत भी करते रहेंगे साथ में, ठीक है? हम मैं हूँ आपके साथ। जो भी आपको डाउट्स क्वेरीज हैं उनके लिए हमेशा मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल टुगेदर सॉल्व इट। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? 400 बीसी एंड 19th सेंचुरी। 400 बीसी 19th सेंचुरी लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि 400 बीसी तक जो है साइंटिस्ट के पास, मतलब साइंट इतनी खोज नहीं थी, ब्लैंक सा था। ब्लैंक एक एटमॉस्फेयर था, ब्लैंक एनवायरनमेंट था वहाँ, मतलब ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं हो रही थी, ज्यादा कुछ भी समझा नहीं था। सिर्फ इतना समझ में आया था कि हाँ, एटम जो है एक इंडिविजिबल, यहीं तक पहुंची थी गाड़ी कि एटम एक इंडिविजिबल सब्सटेंस है, इसके आगे और कुछ नहीं जाना गया था। पर 19th सेंचुरी में जो है रिसर्च स्टार्ट हुई, रिसर्च ने अपना पेस पकड़ा, ठीक है? और डाल्टन की एटॉमिक थियरी आई, फर्स्ट एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर आई डाल्टन की, ठीक है? डाल्टन एटॉमिक थियरी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी भी है। तो ये क्या क्या एक्सप्लेन कर पाई? ये थियरी थी, कुछ चीजें ये एक्सप्लेन कर पाई, कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है? तो क्या क्या एक्सप्लेन कर पाई ये तीन चीजें ये एक्सप्लेन कर पाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज ऑल इन चैप्टर 1। ये तीनों चीजें इसने कवर की। और क्या इसने कवर नहीं किया? इसने कवर नहीं किया वो था, it could not explain about electrons, protons, neutrons present in an atom. It failed to explain some experiments, right? It failed to explain some experiments. तो ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। सिंपली इसने ये बताया कि इस तरह से रिएक्शन होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, एटम्स होते हैं डिफरेंट, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। बट ये नहीं बताया कि कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में कुछ भी ये नहीं बता पाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कैसे डिस्कवरी हुई? हाउ डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज मेड। हाँ, अभी तक हम यही बोल रहे हैं, एटम एटम एटम, ठीक है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे आ जाने की बारी है। तो कैसे डिस्कवर हुए वो? ये दो चीजें आप यहाँ पे इनको समझिए, दो चीजें याद रखिए यहाँ पर। पहला है, an insight into the structure of atom was obtained from the experiments on in electrical discharge through gases, ठीक है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस के ये करके समझा गया, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट्स थे। एक्सपेरिमेंट्स किए गए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस के। और सेकंड चीज याद रखने वाली क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो पॉइंट्स आप यहाँ याद रखेंगे और इनको याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ, हाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंड, इसे रीड करेंगे। In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes, which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrode. ठीक है? तो पहले तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट एक वर्ड आया यहाँ, इलेक्ट्रोड एक वर्ड आया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वो लिक्विड है जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स वो टर्मिनल्स होते हैं जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है या लीव करता है। ऑब्वियसली जब पास करेगा तभी लीव करेगा, तो आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि जो जहां पर तो जहां पर कि इलेक्ट्रिक करंट पास करता है बैटरी में या कहीं पे भी, कोई भी आपने ये सिस्टम बनाया है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे एनोड कैथोड रे बना के उसने कैथोड रे ट्यूब्स बनाया है, ठीक है। तो कोई भी दो टर्मिनल जहां पे वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स द बैटरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने ये किया, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आज की डेट में हमें बहुत इजी लगता है, ये 1830 में उन्होंने किया था, ठीक है। आजकल आज हमें लगेगा हाँ इलेक्ट्रोलाइट तो पता है, इलेक्ट्रोड तो पता है, ये बैटरी होती है, ये इस तरह वर्क करती है, ऐसे करती है। बट जब ये देखो इन्वेंशन हुई थी, जब ये साइंटिस्ट ने पहली बार किया था माइकल फैराडे ने, तो उनके लिए कैसा रहा होगा एक्सपीरियंस, आप वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा जानेंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। आप एक जर्नी की तरह लें इसको, जो भी हम पढ़ रहे हैं जस्ट टेक इट एज अ जर्नी, क्योंकि जिस तरह से आपका सिलेबस अरेंज है, जिस तरह से टॉपिक्स आ रहे हैं, इस सीक्वेंस में आ रहे हैं कि आपको इजीली सब चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो आप उसी तरीके से आप उसको पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक स्टेप बाय स्टेप वे में आपकी क्वेरीज, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका जो है ना एक पिक्चर बनती जाएगी आपके माइंड में। वो कोशिश कीजिए, मेरा मोटिव यही है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए जिससे कि आप कभी भूले ना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो बनती जाएगी अगर आप इसको सीक्वेंशियली फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। एनीवे अभी हम इस पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट किया। नेक्स्ट इज इन मिड 1850s many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes। अब पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब, वही मैंने कहा यहाँ पे आपका दिखा रहा है, ये बैटरी दिखा रहा है, यहाँ पे बैटरी वाला जो सिस्टम था, ये इलेक्ट्रोड इसको बोल रहा है। अब यहाँ पे 1850 ये 1830 की बात हो गई, ठीक है। 20 साल के बाद 1850 में 20 अराउंड 20 इयर्स के बाद काफी साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया इस बेसिस को लेकर, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। और यहाँ पर फैराडे ने मेनली जो है पार्शियली इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज निकल सकती है, गैस निकल सकती है, उसको आप इवैक्यूएट कर सकते हैं, खाली करवा सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियली जो खाली हो सकती थी ऐसी ट्यूब्स में, जिनको कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स का नाम दिया गया, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करने लगे अपना, ठीक है। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। कोई बहुत बड़ी चीज अभी तक मैंने नहीं बताई है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं बताई है, ठीक है। तो अभी तक आई होप कि सब कुशल मंगल होगा, सब कुछ ठीक होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ नोट है, नोट एक जानने वाली चीज होती है कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at very low pressures and at very very high voltages, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at, या तो बहुत लो प्रेशर पे और बहुत हाई वोल्टेज पे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए बताने का मकसद यही है कि जो साइंटिस्ट ने इस एनवायरनमेंट में स्टडी किया था। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास। कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात की गई है, या दो दिखाई गई है आपको फिगर ए में। यहाँ पे दिखाया गया है कि यह कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है ये, ठीक है। ये कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप है, ये इवैक्यूएशन बना दिया है। यहाँ पे मैं खाली EVA लिख रही हूँ, यहाँ पे जाके आपको समझ आ जाए इवैक्यूएशन है, ठीक है। चलिए इवैक लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आता है। इवैक्यूएशन के लिए टू वैक्यूम पंप, ये इवैक्यूएशन पार्शियली इवैक्यूएटेड बताया था ना। तो अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, ये किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it।
ठीक है, ये डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। नाउ the pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the glass tubes. दिस इज क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो प्रेशर होता है ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में, वो कैसे एडजस्ट होगा, वो इवैक्यूएशन से एडजस्ट होगा। इट कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode, that is cathode, to the positive electrode, that is anode, ठीक है। Positive electrode is anode, negative electrode is cathode. देखिए, इसको याद करने का एक तरीका आप नहीं भूलेंगे इसको। नेगेटिव में एटी आ रहा है, नेगेट, है ना, एटी, ठीक है। कैथोड में भी क्या आता है, एटी। तो कैथोड क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरा जो बचा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो रिमेंबर दिस ट्रिक, आप भूलेंगे नहीं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब इसमें यही बताया हुआ है कि व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाई की इलेक्ट्रोड पे तो करंट फ्लो हुआ, करंट ने फ्लो किए करना स्टार्ट किया थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम दी नेगेटिव, नेगेटिव से स्टार्ट करके वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। क्यों ऐसा हुआ नेगेटिव की तरफ, नेगेटिवली में ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब ऑब्वियसली उसके पास चार्ज ज्यादा है, तो जहां पे चीज ज्यादा होती है वहीं से फ्लो करनी स्टार्ट होती है, राइट। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना शुरू हुआ और इसे क्या कहते हैं हम, दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अपने आप में कुछ नहीं होते, रे अपने आप में कुछ नहीं होती, तो रेज को हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि कैथोड से स्टार्ट हो रही है तो कैथोड रे बोल दिया, कैथोड रेज, और हमने क्या बोल दिया, कैथोड रे पार्टिकल्स बोल दिया, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स को हम रीड करेंगे, पार्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कि कुछ टाइम पे रे इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम पे पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल से बन के पूरी की पूरी रे तैयार हुई है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या साइंस में जनरली पढ़ते हैं, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, एक डॉट लगा दी, और लाइन क्या होती है, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डॉट्स, राइट। तो एक डॉट लगाई, दूसरी डॉट, दूसरी डॉट, दूसरी डॉट, उसके साथ में लगाते चले गए, तो इसी तरह से पार्टिकल्स का होता है। एक आप पार्टिकल्स को लाइन में लगाते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, रेस बन जाएगी, ठीक है। तो कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स जिसको नाम दिया गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में ही कुछ और बात बताई हुई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, कैथोड से एनोड पे शुरू हो गया करंट, वो फर्दर चेक किया गया। इतना काफी नहीं था एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, ये जानने के लिए कि भाई क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। एक तो सब कुछ बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो आप वो हमेशा ध्यान में रखिए, कैथोड टू एनोड इट वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड द एनोड विद फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। ये देखिए यहाँ पे जो है ये एनोड है, ठीक है, ये वाला, ये एनोड हो गया। एनोड में यहाँ पे होल करके, ये होल आप दिखते होंगे, आपको परफोरेटेड दिखती होगी शीट, राइट, ये होल्स हैं। इसके पीछे इन्होंने ये जो मटेरियल है ये वाला, यहाँ पर ये फ्लोरेसेंट कोटिंग करी, ठीक है, ये फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी। फ्लोरेसेंट कोटिंग किस मटेरियल की करी, जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड कोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द एनोड, एनोड में यहाँ जब कैथोड से घूमती 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 यहाँ पे जब स्ट्राइक हुई एनोड पे, दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, यहाँ पे कोट किया क्योंकि हमने होल बना दिया अब यहाँ पर, तो अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। यहाँ पे क्या हुआ, ब्राइट स्पॉट डेवलप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, a bright spot is developed on the coating and ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का क्या मतलब होता है,
फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का मतलब होता है कि कोई लाइट जो सॉफ्टली ग्लो करे डार्क में, बट डजंट प्रोड्यूस हीट. It means, according to Google, it means of or relating to a type of light that glows softly in the dark but doesn't produce heat. Right? ठीक है. ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड. ये परफोरेटेड एनोड है, राइट? आई थिंक एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है. अब इसके रिजल्ट्स जानते हैं. रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. रिजल्ट का जो एक रिजल्ट है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है. आज आप जो टीवी देखते हैं, आजकल तो बहुत कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, एलईडी और बहुत बहुत कुछ आ गई है. अभी इससे पहले जो हम अपने बचपन में देखते थे, आप आज से करीबन 10-20 साल पहले जो टीवी देखते थे, वो इसी का रिजल्ट था. कैथोड रे अभी अभी आ रहे हैं उस बात पे. द कैथोड रेज, पहले इसका रिजल्ट पढ़ लेते हैं. द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो. पहला, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. ये आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हैं. इतना बार मैं बोल चुकी हूँ अभी इधर. ठीक है. नेक्स्ट है, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials. ये भी ऑब्वियस है, ऑब्वियस रिजल्ट है. अभी जो हमने देखा, ये रेज, क्योंकि हम कैसे इनको, ये नेकेड आई से नहीं दिखती, इनकी जो वेवलेंथ होती है इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हम इनको अपने आईज से देख सके. तो ये इनका बिहेवियर बट हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, जो कि हमने अभी पढ़ा, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट जिसे हम कहते हैं, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम. राइट. अभी टेलीविजन पे बाद में आते हैं. चलिए, नहीं तो बता देती हूँ टेलीविजन के बारे में. टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स. अब देखिए, ये जो आपको डिब्बा देख रहा है, जो डिब्बे जैसा टीवी हम लोग देखा करते थे, आजकल आई थिंक किसी घर में हो सकता है कुछ, हाँ, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है. तो ये वाला जो है, इसमें ये पीछे क्या है, ये इसका जो बैक साइड दिखा रखा है, ये इसमें यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब लगी है और कैथोड रे ट्यूब का पूरा यहाँ पे विश्लेषण, या आप कहो इसको डिकोड करके दिखा रखा है. यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं, ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये हीटर, ये कंट्रोल ग्रिड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम, फोकसिंग कॉइल. ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए ज्यादा इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ये कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है. ठीक है. तो फ्लोरेसेंट मटेरियल से जो कोटेड होता है, उस वजह से ही हम जो टीवी पे जो देख पाते हैं, जो भी कार्यक्रम हम देख पाते हैं, वो इसी वजह से देख पाते हैं. ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है टीवी की, ये बहुत डेलिकेट भी होती है. ठीक है, ये ग्लास की ही होती है, तो इससे हम देख पाते हैं. ये फ्लोरेसेंट मटेरियल इसमें लगा होता है, और ये कैथोड रे, ये पूरा जो हमने प्रोसेस अभी समझा, पूरा जो अभी देखा एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट इसमें चल रहा होता है. राइट. ये सारी चीजें देखिए, आपको मैंने बताई दी है, सारी चीजें लगी हुई है, एनोड है, कैथोड है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है. यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करता है रेज, तो यहाँ पे पिक्चर बनती है और वो हमें दिखती है. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट आपका रिजल्ट आ गया, थर्ड वाला. टेलीविजन वाली बात अगर आप हटाएं, उसके बाद थर्ड जो रिजल्ट है वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. जैसे आप अब ये देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं स्ट्रेट, ये आप इसको देखिए. नहीं, ये ये आप देखिए, ये जो डॉट है जिसे मैं अभी सी पर लेके आई हूँ, ये देखिए, ये रेड कलर की लाइन सीधी जा रही है बी पॉइंट की तरफ. ठीक है. बी की तरफ आ गया है ये.
तो यही कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अगर कोई आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, जैसे आपने ये मैग्नेट यहाँ पे लगाया है, ये नॉर्थ साउथ वाला ये मैग्नेट लगाया है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, ये बैटरी है, ये इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगा दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी है। अगर ये दोनों एब्सेंट हो तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई गतिविधि नहीं होगी, कैथोड से एनोड रेज जो जाएंगी वो एकदम स्ट्रेट जाएंगी और एकदम जाके इससे टकरा जाएंगी। ठीक है। फोर्थ रिजल्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आने वाला है। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. अब बात आ गई है इलेक्ट्रॉन की, इनको कुछ समझ में आया साइंटिस्ट को कि कुछ तो है, कुछ और तो है जो कि ये एग्जिबिट कर रहा है, ये बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंस में जब इन्होंने देखा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैथोड रे ने कैसे बिहेव किया, जैसे कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, कहीं पे वो पास कर रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर है एटम के, तो ये क्लियर हुआ। फिफ्थ आया आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. ये हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं पढ़ा था, तो ये एक नई चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है इलेक्ट्रॉन्स का, that do not depend upon the material of the electrodes and the nature of the gas present. जो भी गैस का आपने उपयोग किया अपने एक्सपेरिमेंट में और मटेरियल इलेक्ट्रोड का क्या रखा, वो मायने नहीं रखता इलेक्ट्रॉन की नेचर को जानने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो बताया भी नहीं गया, सिर्फ जिंक सल्फाइड के बारे में जिक्र हुआ है कि जिंक सल्फाइड नामक एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वहां पे डाला गया। अब कंक्लूजन देख लीजिए। Thus we can conclude that give me a second बच्चों, just a second, yeah, so thus we can conclude that electrons are basic constituent of all atoms. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल एटम्स के, राइट। सो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके चार्ज टू मास रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और इसके चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसके मास के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज टू मास रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्टडी इट वेल। जो भी आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक है, डाउट्स हैं, रिएक्शंस हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझ तक पहुंचाइए, मैं उन्हें जरूर देखूंगी और रिस्पॉन्ड भी करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।